नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर आशा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कितलाना से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम 9वीं कक्षा के एक अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो हम ये अध्याय शुरू करते हैं। लेकिन अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व लेखक परिचय को देखेंगे। तो लेखक परिचय यहाँ पर मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों। प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। इनका जन्म हुआ 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में। इनका बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मतलब इनकी दिली इच्छा थी कि ये असहयोग आंदोलन में भाग ले, इसके लिए उन्हें सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और लेखन के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब कि इन्होंने लेखन कार्य के प्रति समर्पण भाव अपना लिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यहाँ पर उनके प्रमुख उपन्यास दिए गए हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। यहाँ पर आप इनके उपन्यास को याद करने के लिए एक आसान सी आप ट्रिक अपना सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि मैं आपको एक पंक्ति बताती हूँ: प्रेम व सेवा का निर्मल रंग बनकर मंगल दान। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रेम से प्रेमाश्रम, सेवा से सेवा सदन, प्रेम व सेवा का निर्मल से बना निर्मला, निर्मल रंग से रंगभूमि, बन से गबन, कर से कर्मभूमि, कर मंगलदान। यहाँ पर मंगल सूत्र एक उनका अधूरा उपन्यास रह गया था जो कि इनके पुत्र ने पूरा किया। तो यहाँ पर दान से आ गया गोदान। तो आप ये पंक्ति याद कर लेंगे तो उससे आपको इनकी समस्त रचनाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस पंक्ति के माध्यम से इनकी रचनाएं बना सकते हो। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। मतलब इन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में देखा, उसी को इन्होंने कथा रूप में पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। मतलब उसका तो कहीं हम सीमा निर्धारित कर ही नहीं सकते हैं। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को बहुत सरल, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। और उनकी भाषा तो बहुत ही सरल है, सजीव है, मुहावरेदार है और उन्होंने अपने भाषा में लोक प्रचलित शब्दों के प्रयोग के माध्यम से उस भाषा को जीवंत बना दिया है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी भाषा में कुशलतापूर्वक किया है। तो यहाँ पर जो लेखक परिचय आपके पाठ्यक्रम में या परीक्षा में जो आता है, उसे आपको ज्यों का त्यों याद करके हमें परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेखक परिचय में उनके जन्म याद करना है, उनकी प्रमुख रचनाओं को याद करना है और उनकी जो भाषा शैली है उसे हम अपने शब्दों में बनाकर बड़े आराम से लिख सकते हैं। आज जो प्रस्तुत कहानी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है दो बैलों की कथा, जिसमें प्रेमचंद जी ने किसान और पशु, उसके भावात्मक जो संबंध है उसका वर्णन किया है कि किसान अपने पशु से कितना प्रेम करते हैं और पशु भी अपने मालिक के प्रति कितनी तन्मयता का भाव रखते हैं, अपने मालिक के प्रति कितनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं,
इस कहानी में ये दर्शाया गया है। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं हम, दो बैलों की कथा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दो बैलों की कथा मतलब दो बैलों की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं हम। कहानी में एक पात्र है झूरी। झूरी के दो बैल हैं। उसने अपने दोनों बैलों के नाम रखे हुए हैं। एक है हीरा और दूसरा है मोती। दोनों पछाई जाति के हैं। देखने में बहुत सुंदर हैं, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक पास पास रहते हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। लेखक कहते हैं कि अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। मतलब मनुष्य एक दूसरे को अपने विचार समझा सकता है, लेकिन वो दोनों तो मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, बिना बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लेते थे, लेकिन लड़ाई के नाते से नहीं, प्रेम के नाते से। जब दोनों बैलों को हल में जोता जाता था तो दोनों की कोशिश यही रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दिन के बाद दोपहर या संध्या को जब वो दोनों खुलते तो एक दूसरे से प्रेम भाव प्रकट करके अपनी थकान को मिटा लेते थे। और उनमें प्रेम इतना था कि दोनों ही नांद में एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ ही मुंह हटाते थे। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब झूरी नाम का जो किसान है, जिसके दोनों बैल हैं, कौन से, हीरा और मोती, वो उन दोनों बैलों को किसी कार्यवश अपने साले के घर भेज देता है। अब बैल तो बैल है, उन्हें क्या पता कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। दोनों बैलों की जोड़ी को झूरी ने अपने साले गया के साथ भेज दिया। गया को बैलों की जोड़ी अपने घर तक लाने में दांतों पसीना आ गया। कभी तो कोई वो दाएं भागता, कभी कोई बैल बाएं भागता। पगैये पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर मारते। लेकिन किसी तरह दुखी होकर उनको बैल को अपने घर ले आया। शाम हो चुकी थी। दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, दिन भर के भूखे थे। लेकिन जब वो नांद में लगाए गए तो दोनों में से किसी ने भी मुंह नहीं डाला, क्योंकि दोनों का दिल भारी हो रहा था। उन्हें तो ये लग रहा था कि उनके मालिक ने पता नहीं किस जालिम के घर उन्हें भेज दिया। सब कुछ नया नया सा उन्हें लग रहा था। दोनों बैलों ने मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे की तरफ तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब रात हुई तो दोनों ने जोर लगाकर झटके के साथ रस्सियां तोड़ दी। सुबह सुबह झूरी जब उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल उसकी चरनी पर खड़े हैं और दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी ने जब अपने बैलों को देखा तो उस स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के आसपास के जो लड़के वहां जमा हो गए थे, उन्होंने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। लेकिन झूरी की पत्नी जो थी, उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि उसने इन बैलों को अपने घर भेजा था और वहां से बैल जो है तुड़ाकर वापस आ गए। उसने बोला, कैसे नमक हराम है। एक भी दिन वहां पर काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार सुन नहीं सका। उसने कहा, नमक हराम क्यों है? दाना चारा दिन नहीं दिया होगा तो क्या करते बेचारे। स्त्री ने बड़े रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने उसे और चिढ़ाया कि अगर चारा मिलता तो वहां से क्यों भागते। झूरी की पत्नी पैर पटकती हुई अंदर चली गई। दूसरे दिन उसका साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की बार क्या किया उसने? उनको बैलगाड़ी में जोत कर लेकर गया। बैल तो बैल हैं, वो तो पशु हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। अब की बार फिर विद्रोह का स्वर झलक रहा था। मोती थोड़ा शरारती किस्म का है, उसने गाड़ी को खाई में गिराने का प्रयास किया, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया, क्योंकि हीरा सहनशील प्रवृत्ति का है। शाम को जब उन्हें घर लाया गया तो उन्हें अब की बार ज्यादा मोटी रस्सियों से बांधा गया और उनके सामने सूखा भूसा डाला गया। लेकिन दोनों में से किसी ने भी नांद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन गया जो है बैलों को अपने खेत में लेकर गया, लेकिन वहां तो दोनों ने पांव न उठाने की कसम खा ली थी।
गया मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों में से किसी ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा बेकाबू हो गया, क्योंकि हीरा तो सहनशील है और मोती जो है ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सका। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा कि अब भागना बेकार है। मोती क्या बोला? तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है और दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती कहता है, कहो तो मजा चखा दूं, लाठी लेकर आ रहा है। नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा मैं तो एक दो को सींग से गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने ज्यादा मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती उन्हें अच्छा सबक सिखा देता। अब दोनों को बांधकर लाया गया, घर पर मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। अब यहाँ पर उनकी ही तरह है, उनका ही पक्ष लेने वाला कोई नजर आया। वो कौन था? एक छोटी सी बच्ची। वो 2 रोटियां लाई और चुपचाप एक एक रोटी दोनों को खिलाकर चली गई। अब एक रोटी से बैल का पेट तो नहीं भर सकता, लेकिन उनके हृदय को तृप्ति जरूर मिल चुकी थी। यहाँ पर जो लड़की थी वो भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत ज्यादा मारती थी, तो बैलों को भी इस एक प्रकार से उससे आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर काम में जोते जाते, डंडे खाते, वे थोड़ा अड़ते भी और शाम को थान पर बांध दिए जाते। और वो जो छोटी लड़की थी वो उन्हें एक एक रोटी खिला जाती। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं? यही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कि कैसे? इसका एक उपाय है। पहले मैं रस्सी को थोड़ा सा चबा लूं और फिर एक झटके से टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सी चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी थी वो मुंह में ही नहीं आती थी। दोनों बेचारे जोर लगा लगा कर थक चुके थे। तब अचानक से वो क्या देखते हैं, घर का दरवाजा खुला, वही लड़की निकली और दोनों को बड़े प्यार से सहलाने लगी। उसने दोनों की रस्सियां खोल दी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाहट में भागा, लेकिन तब तक दोनों बैल भाग चुके थे। अब दोनों बैल भागते भागते पता नहीं कहाँ निकल गए, रास्ता तो उन्हें याद नहीं था। अब जिस भी गांव जाते, एक गांव से दूसरे गांव, नए नए गांव उन्हें मिलने लगे। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भूल गए, तुम तो बेतहाशा भागे। तभी वो क्या देखते हैं कि सामने से एक सांड चला आ रहा है। दोनों उससे भिड़ना नहीं चाहते थे। उससे भिड़ना मतलब जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ लगता है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यह है कि तुम इधर से जाओ, मैं उधर से जाता हूं, दोनों साथ मिलकर इसको खदेड़ेंगे तो अपने आप ये हार जाएगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके और दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला किया और उसे तब छोड़ा जब तक वो बेदम न हो गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चे को मार ही डालो। हीरा ने कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर उठे ही ना।
अब हम घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा तो ले। सामने मटर का खेत था। हीरा मना करता रहा तो भी मोती उसमें घुस गया और उसने एक भी न सुनी। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़े आए और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था तो उसके कीचड़ में पैर धंस गए, वो भाग नहीं सका। लेकिन हीरा ने भी अपनी मित्रता को कायम रखा और वो वहां से नहीं भागा। दोनों को पकड़ लिया गया और कांजी होस में बंद कर दिया गया। अब कांजी होस क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है और बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है। वहां पर उनके साथ साथ और भी बहुत सारे जानवर थे, भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे, कई गधे थे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं था। वहां पर उनको भूखा रखा जाता था। अब इतने दिनों तक भूख प्यास सहन करते करते दोनों कमजोर भी बहुत हो गए थे। फिर एक दिन मोती ने कहा, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। हीरा ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो दोनों ने देखा कि जो बाड़े की दीवार थी वो कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकेले सिर दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो एक झटके में ही दीवार टूटने लगी। तो इससे उनका साहस बढ़ा, धीरे धीरे दीवार को तोड़ना शुरू किया। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। धीरे 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 ऐसे करते हुए दीवार उनकी टूट गई और तो बहुत सारे जानवर खड़े हो गए। उन्हें तो आज़ादी का एहसास होने लगा। 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां, भैंसे, लेकिन वहां पे गधे ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने कहा, तुम दोनों भाग क्यों नहीं जाते? एक ने कहा, तो अगर भाग गए तो फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। सभी जानवर जा चुके थे लेकिन गधे वहीं पर सोच में डूबे थे कि जाएं या ना जाएं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने पर लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ और मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं फिर मिलन हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ थे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चल अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगे मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास आकर सो गया। सुबह जब चौकीदार ने आकर देखा कि बाड़ा तो खाली पड़ा है, सिर्फ 2 बैल ही है वहां पर, तो बड़ी खलबली मच गई। 1 सप्ताह तक उन्होंने किसी को खाने का दाना भी नहीं डाला। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। दोनों को नीलाम कर दिया गया और एक डडियल व्यक्ति उनको नीलामी कराकर ले गया। तो हीरा ने कहा कि हम गया से के घर से बेकार में भागे, अब तो लगता है कि जान नहीं बचेगी, ये कसाई हमें मार डालेगा। वो धीमी धीमी चाल से उस डडियल व्यक्ति के साथ चल पड़े। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़, हरे भरे खेत नजर आए। सभी जानवर खुश थे, लेकिन सिर्फ इन्हें ही चिंता थी कि वो कैसे आदमी के हाथों में पड़ गए हैं। चलते चलते उन्हें अचानक से खुशी का एहसास हुआ। उन्हें लगा, अरे ये रास्ता तो हम जानते हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे और उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लो, अपना हार आ गया, इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे, यही अपना कुआं है। मोती ने कहा, बगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मोती क्या बोलता है, अब तो मैं घर भागता हूं। बोले कि यह जाने देगा, इसे तो मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों भागते गए और दौड़ दौड़ कर अपने घर पर आ गए और वो डडियल व्यक्ति पीछे दौड़ता हुआ आया। झूरी तो बाहर दरवाजे पर बैठा था। जैसे ही उसने बैलों को देखा, दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। डडियल व्यक्ति ने जाकर कहा, ये बैल मेरे हैं, मुझे दो, मैं इनकी नीलामी करा कर लाया हूं। तो हीरा ने कहा, चुपचाप यहां से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, तुम्हारा नीलामी का कोई अधिकार नहीं है। बोला, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। बोले, ये बैल मेरे हैं
और इस बात का सबूत ये है कि ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अगर ये मेरे बैल नहीं होते तो ये मेरे दरवाजे पर नहीं मिलते। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना सब कुछ डाल दिया गया और दोनों मित्र दोबारा से खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि वो अपने पुराने मालिक के पास वापस लौट आए थे। तो प्रस्तुत कहानी में हमने देखा कि हीरा और मोती, उनके मालिक कौन है? झूरी। तो दोनों के, पशु और मनुष्य, दोनों के आत्मीय रिश्ते को किस प्रकार से दर्शाया गया है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अब हम इसके बहुविकल्पी प्रश्न प्रारंभ करते हैं, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको कुछ दिशा निर्देश देना चाहूँगी जिनका आप पालन करेंगे। आप उत्तर पुस्तिका और कलम साथ लेकर बैठिए और जो हमने पाठ पढ़ा है और जिस प्रकार से हम बहुविकल्पी प्रश्न करते जाएंगे उनका जवाब आप उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए और सभी प्रश्नों के अंत में स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का क्या नाम है? जो ये पाठ है, हमने जो पाठ पढ़ा उसे किसने लिखा है? यशपाल जी, प्रेमचंद जी, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, या फिर राहुल। तो इसमें से सही जवाब है प्रेमचंद। तो दो बैलों की कथा लिखा है प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न, दो बैलों की कथा साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब जो हमने पाठ पढ़ा है वो क्या था? वो नाटक है, कविता है, संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर लिखा जाने वाला लेख या कहानी। तो इसका सही जवाब है कहानी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दो बैलों की कथा मतलब दो बैलों की कहानी। झूरी के साले का क्या नाम था? गंगा, गया, गोपाल या गोविंद? झूरी के साले का नाम था गया। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? वो गधा है, घोड़ा है, भैंसा या बैल? बछिया का ताऊ शब्द का प्रयोग बैल के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, जानवरों में किसे बुद्धिहीन कहा जाता है? मतलब बुद्धिहीन, सबसे ज्यादा बुद्धि कौन से जानवर में नहीं है? बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से हीन, जिसके पास दिमाग नहीं हो। वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें दिमाग नहीं है? वो बैल, गधा, भालू या सियार? तो कौन है वो? गधा। कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जानवर गधा कहा जाता है। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? दादी के घर, नानी के घर, ससुराल में या बुआ के घर? झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ अपनी ससुराल भेज दिया था। तो सही जवाब है ससुराल में। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ लिख रहे हैं। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? ये शब्द किसने कहे? हीरा ने, मोती ने, गया ने या झूरी ने? तो ये शब्द कहे हीरा के द्वारा। हीरा बहुत सहनशील जानवर है और वो कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? वो झूरी के घर, कांजी होस में, मटर के खेत में या तालाब में? मतलब गया जो है उन बैलों को दो बार अपने साथ लेकर गया। पहली बार वो रस्सी बांध कर लेकर गया, लेकिन दूसरी बार वो बैलगाड़ी में जोत कर लेकर गया। तो जब वो पहली बार गया के घर से भागे तो वो कहाँ भागे? झूरी के घर चले गए थे या फिर कांजी होस? कांजी होस क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है और बाद में उनकी नीलामी कर दी जाती है। या फिर वो मटर के खेत में गए या तालाब में? तो सही जवाब है झूरी के घर। वो दोनों बैल पहली बार भागकर वापस अपने मालिक के पास पहुंच गए थे। अगला प्रश्न, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे?
जब दोनों भाग कर आए, रास्ता भूल गए, उसके बाद सामने उन्हें एक मटर का खेत दिखा। सॉरी, इसका जवाब तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, तो एक तो क्लू आपको मिल गया है। तो हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर मटर के खेत में चरने लगे। पाठ को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने आपको प्रश्न का उत्तर पहले बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। हीरा मोती को कहाँ बंद किया गया था? पशुशाला में, कांजी होस में, पिंजरे में, अहाते में? तो यहाँ पर हीरा और मोती को कांजी होस में बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपको बोलती जाऊंगी जिनका जवाब आपको एक पंक्ति में या एक शब्द में आपको देना है। इसमें आपको विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो खुद सोचकर स्वयं के विवेक के आधार पर उत्तर लिखने हैं। हीरा मोती कौन सी जाति के थे? हीरा मोती पछाई जाति के थे। तो सही जवाब होगा हमारा पछाई जाति। हीरा मोती का मालिक कौन था? हीरा और मोती किसके बैल थे? वो झूरी के बैल थे। उनका वास्तविक मालिक कौन है? झूरी। और वापस लौटकर वो झूरी के पास ही आते हैं। हीरा मोती में से किसने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की? गाड़ी कौन सी? वो गाड़ी जो दूसरी बार गया, उन्हें गाड़ी में जोत कर लेकर गया। और किसके पास गया था? पहली बार लेकर गया था वो बैल की रस्सी बांधकर, लेकिन दूसरी बार वो उन्हें गाड़ी में जोत कर लेकर गया। तो इन दोनों में से किसने उसे खाई में गिराने की कोशिश की? हीरा ने या मोती ने? तो सही जवाब होगा मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे बचा लिया, हीरा ने उसे संभाल लिया। तो सही जवाब है मोती। अगला प्रश्न, हीरा और मोती में से ज़्यादा सहनशील कौन था? मतलब सबसे ज़्यादा सहन करने की शक्ति हीरा में थी या मोती में? तो यहाँ पर सही जवाब है हीरा, क्योंकि हीरा सहनशील है और मोती थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है। अभी पिछले प्रश्न में भी हमने देखा ना कि मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया। मोती को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत उसने निर्णय कर लिया कि मैं गाड़ी को खाई में गिरा दूंगा, लेकिन हीरा ने समझदारी से काम लिया, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा है, तो उसने उस चीज़ को संभाल लिया। दोनों बैलों को रोटी किसने दी? जब वो गया के घर बांध कर रखे हुए थे और उन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही खाने के लिए दिया जाता था, तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी जो दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला जाती थी। तो दोनों बैलों को रोटी किसने दी? एक छोटी बच्ची ने। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले अध्याय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।